ठीक है। हमारा जो गॉस लॉ है उस चैप्टर में हम लोग जो जो चीजें देखे उसको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ और आगे बढ़ेंगे। पहला चीज गॉस लॉ का डिस्कशन में हम लोग देखे कि द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस वाज नथिंग बट phi going out minus phi going in, and this was equal to q inside the closed surface by epsilon 0, and it can be otherwise written as E dot ds का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये था गॉस लॉ। दूसरा चीज गॉस लॉ के बारे में हम लोग देखे थे वो ये था कि डेफिनेशन ऑफ E क्या था, इट वाज d phi by ds, और फ्रॉम कूलम्स लॉ से भी हम लोग एक डेफिनेशन देख चुके हैं, E वाज F by dq, लिमिट dq टेंड्स टू 0, दैट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इतना चीज आपके दिमाग में है तो हम आज की क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। इसमें गॉस लॉ से एक डेफिनेशन दिया गया E का, इट इज द गॉस लॉ का एक डेफिनेशन दिया गया है फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, दूसरा दिया गया है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। E का दो अलग अलग डेफिनेशन है और E एक वेक्टर है। यहाँ पर E का डायरेक्शन कैसे पता करते थे, इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर E का डायरेक्शन कैसे पता करते थे, टेंजेंट टू दी लाइंस ऑफ फ्लक्स। ठीक है ना। अब ये जो E इससे डिफाइन होता है, ये जो E इससे डिफाइन होता है, दोनों सेम है, कैसे पता करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है गॉस लॉ जो बोलता है वो सही है, कूलम जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन क्या गॉस लॉ को हम कूलम लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं? गॉस तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बोल रहे हैं, फ्लक्स के बारे में बोल रहे हैं, वो देख नहीं सकते कोई चीज, उसके बारे में बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट, अरे फ्लक्स क्या कमिंग, फ्लक्स इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज। फ्लक्स कमिंग आउट का मतलब क्या हुआ वो समझाने के लिए हम लोग ऐसा एक चीज यूज कर रहे थे। तो वी मस्ट जस्टिफाई कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ और गॉस लॉ बाय कूलम्स लॉ। ये दोनों चीज बोर्ड में आता है, इसको ध्यान से देखेंगे, दोनों को करेंगे। क्या आता है, वेरीफाई गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ, वेरीफाई कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ये दोनों चीज आता है कि हाँ जो दोनों लॉ है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भी इसको, क्योंकि ये आता है बोर्ड एग्जाम में। वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय गॉस लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स है Q1 Q2 by r square। गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज Q इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन। चलो ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q और यहाँ पे कोई एक चार्ज है स्मॉल q। ठीक है, और ये कितना दूर पे है, कितना दूर पे से r डिस्टेंस पे है। यूजिंग गॉस लॉ हमें प्रूफ करना है, यूजिंग गॉस लॉ हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स है Q1 Q2 by r square। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस इमेजिन ए spherical surface like this. We imagine a spherical surface like this. It's a closed spherical surface. तो मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं, बोर्ड में बार बार आता है तो आप लोग ध्यान से देखना इसको। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसका मतलब प्रूव दैट फोर्स बिटवीन Q and Q is F is equal to KQ by r square using गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ हमें ये चीज प्रूफ करना है, यही हमारा काम है। इसको नहीं लिखेंगे एग्जाम में, अभी हम समझा रहे हैं। तो हाउ वी स्टार्ट, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ, उसका मतलब हुआ प्रूव दैट
और वेरीफाई दैट आप लिख सकते हो फोर्स बिटवीन Q एंड Q इज KQQ by R square यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। let us consider a spherical surface of radius r centered at the charge Q। स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहां रख के ऐसा एक सरफेस इमेजिन करते हैं। बाय गॉस लॉ फाइंड नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस। ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के आएगा? इसके अंदर चार्ज इनसाइड है Q, सो यू से इट इज Q बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0, ये हमें मालूम है। ठीक है, ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो कैसे आ रहा है बाहर? हम कहेंगे जो फ्लक्स आ रहा है यहां से, दैट फ्लक्स इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे करके चारों तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, फ्लक्स इज गोइंग लाइक दिस एंड यू सी फ्रॉम दिस सिमेट्री हमें पता चल रहा है कि ये जो फ्लक्स निकल रहा है इट इज कमिंग आउट रेडियली, मींस इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। देखो, ये जो चार्ज है इसको हम इमेजिनरी सरफेस की सेंटर पे रखे हैं, हम इसको सेंटर पे रखे हैं। यहां से जो लाइन ऑफ फ्लक्स निकलेगा ऐसे निकलेगा, मतलब एवरीवेयर द फ्लक्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सेंटर में नहीं होता तो क्या, मान लो कि ये है इमेजिनरी सरफेस, यहां पर रख दिए Q कूलम चार्ज, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो तो ऐसे ही निकलेगा। क्या वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या किए, इमेजिन किए ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर में है Q कूलम चार्ज। समझ में आया? अब Q कूलम चार्ज सेंटर में हो या कहीं भी हो, the amount of flux coming out of the closed surface is same, लेकिन सेंटर में रहने से फायदा क्या हुआ कि the flux is perpendicular to the surface। ओके, उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, तो देखेंगे this is the flux coming out Q by epsilon 0 AN, area normal to direction of flux, normal to direction of flux। अच्छा, ये जो फ्लक्स निकल रहा है उसको परपेंडिकुलर होके क्या एरिया है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो ये एरिया, ये सारा एरिया को जोड़ो इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेजिनरी स्फीयर एंड व्हाट इज दैट 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इतना एरिया से इतना फ्लक्स निकल रहा है, और क्योंकि ये चार्ज सेंटर में है तो हर जगह से बराबर फ्लक्स निकल रहा होगा। अगर ये सेंटर में ही किसी दूसरी जगह होता तो उतना ही फ्लक्स निकलता, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं निकलता। सो दिस फ्लक्स इज यूनिफॉर्मली कमिंग आउट, दिस फ्लक्स इज यूनिफॉर्मली कमिंग आउट ऑफ दिस एरिया as Q is at center, therefore Q by epsilon 0 flux is coming out uniformly from the area 4 pi r square। ये चीज समझ में आ गया। So E is intensity on surface of sphere। सरफेस ऑफ स्फीयर में इंटेंसिटी कितना है? ठीक है, इंटेंसिटी कितना है सरफेस ऑफ द स्फीयर? हम जानते हैं इंटेंसिटी नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। तो कितना हो गया? फ्लक्स था Q by epsilon 0, एरिया था 4 pi r square, so it is Q by
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q ऑन दी सरफेस। अच्छा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q के ऊपर क्या फोर्स आता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E, Q एंड F इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? F इज इक्वल टू EQ, है ना? यस, F इज इक्वल टू E इंटू Q। E का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया देखो तो, इट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यही तो है कूलम्ब्स लॉ, दैट इज Q बाय आर स्क्वायर। गॉस लॉ से तोड़ मरोड़ के हम कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला निकाल दिए, है ना? हेंस कूलम्ब्स लॉ इज वेरीफाइड। ये बोर्ड में बार बार आता है, उल्टा आता है। वेरीफाई कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ और वेरीफाई गॉस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। आपको उल्टा जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू वेरीफाई गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, उल्टा जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा ये चीज। तो पहले आप इसको देखो और समझो। कोई किसी को डाउट रहा कुछ? क्या ये चीज सबको समझ में आया ठीक ठाक? यस सर। यस। यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। कोई पढ़ नहीं पा रहा था तो बताना पड़ा। ठीक, इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है। सपोज इसका रिवर्स पूछता है आपको करने के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ऐसे मतलब कूलम्ब्स लॉ मालूम है, गॉस लॉ पे पहुंचना है। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से दो चार्ज के बीच में फोर्स हो गया KQ और QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ मालूम है। तो फिर E का डेफिनेशन क्या हो गया? E इज F बाई Q। E इज F बाई Q। तो E मिल गया, E मिल गया। फिर फ्लक्स कैसे मिलेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू नॉर्मल एरिया, है ना? E इंटू नॉर्मल एरिया। E इंटू नॉर्मल एरिया करेंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा फ्लक्स? Q बाई एप्सिलॉन 0। तो आप कहोगे Q कूलम्ब चार्ज से क्या फ्लक्स निकल रहा है? Q बाई एप्सिलॉन 0, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गॉस लॉ। क्या आप लोग ये छोटा सा होमवर्क तो कर पाओगे? कैन यू डू इट? सो राइट द क्वेश्चन इन योर कॉपी नाउ। नाउ वेरीफाई गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। जबकि ज्यादातर बोर्ड में यही आया, वेरीफाई कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। वेरीफाई गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ आप करो, कर सकते हो। ये हो गया। Now just I want to write in steps कि verification of Gauss law from Coulomb's law। कितना सिंपल है। Here is a charge Q, here is a charge Q. You imagine a spherical, imagine closed surface, say of radius R। तो ब्रीफली लिखता हूँ, आप लोग आगे आगे डिटेल्स में लिखोगे। F is equal to QQ by 4 pi epsilon 0 R square। E is equal to F by Q। E मतलब E at point P। E at point P is F by Q। It is Q by 4 pi epsilon 0 R square। Flux coming out is equal to E into area normal। कितना नॉर्मल एरिया कितना है? 4 pi R square। It is Q by 4 pi epsilon naught R square into 4 pi R square is equal to Q by epsilon naught। Verified, Gauss law verified। बस समझा के लिखना है, मैंने स्टेप्स लिख दिया, 3 स्टेप में आ गया। ठीक है, चलिए ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं उसको करेंगे। फिर गॉस लॉ के कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे, डेरिवेशंस रिलेटेड टू गॉस लॉ। क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉस लॉ, क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। बेसिक फॉर्मूले हमारे पास है। यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पर कोई एक -Q3 चार्ज है।
I consider a closed surface like this. ये एक पॉइंट P है, ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, ठीक है। नाउ by Gauss law EP डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन। ये हो गया स्टेटमेंट। हियर EP depends on which charges? Here bit number 1, EP depends on which charges? Bit number 2 में Q in depends on which charges? बोर्ड की क्वेश्चन से भैया आपको बताना है। क्या मैं क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकता हूँ? क्या मैं एक क्वेश्चन सौरभ सिंह को पूछ सकता हूँ? सॉल्यूशन सौरभ सिंह क्या कहेंगे आप? EP डिपेंड्स ऑन कौन कौन से चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है? Q1 के ऊपर, Q2 के ऊपर, -Q3 के ऊपर, अंदर वाले के बाहर वाले के सारे के ऊपर, किसके ऊपर? तनिषा महापात्रा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे। Q1 and -Q. Q1 एंड -Q3 के ऊपर ऐसे आंसर आया। देवेश कुमार सारे चार्ज के ऊपर। सो डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड the closed surface, that is Q1, Q2 minus Q3. Q in depends on और Q in is equal to क्या होगा यहाँ पर? It will be Q1 Q3 Q1 Q3 क्या होगा? Q in का मतलब हुआ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अंदर क्या चार्ज है? Q1 माइनस Q3, ठीक है। अंदर क्या चार्ज है वो डिसाइड करेंगे। व्हाट इज Q in? पहला क्वेश्चन, एन इमेजिनरी क्यूब हैज ए चार्ज Q एट सेंटर। डिटेल्स में नहीं लिखने वाला हूं, आप लोग लिखोगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। An imaginary cube has a charge Q at center. कोई एक इमेजिनरी क्यूब है ऐसा, उसका सेंटर में Q चार्ज है। पूछा है हर सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। अच्छा, ये अगर सेंटर में है तो यहां से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो चारों तरफ बराबर निकलेगा, हर तरफ बराबर निकलेगा। Q कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? What flux comes out of Q कूलम चार्ज? प्रीवियस क्लास बताए थे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके चारों तरफ अगर हम एक सरफेस इमेजिन कर देंगे, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो यहां से निकल रहा है। तो यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है? वो तो गॉस जी महाराज ने बोले हैं, ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q बाय एप्सिलॉन 0, मतलब Q कूलम चार्ज से Q बाय एप्सिलॉन 0 फ्लक्स निकल रहा है। अच्छा, अगर Q बाय एप्सिलॉन 0 फ्लक्स निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? सारे सरफेस से निकल रहा है। क्यूब का कितने सरफेस है? क्यूब का कितना सरफेस है? 6 सरफेस है ना। अब बोलोगे सर 4 तो दिख रहा है। अरे 4 दिख रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सामने वाला पीछे वाला, ऐसे करोगे तो 6 सरफेस हो गया। 6 सरफेस से बराबर निकल रहा है, तो हर एक सरफेस से कितना निकलेगा? Q by epsilon flux which is coming out from the center is equally coming out from 6 surfaces. So flux coming out of each of the surface कितना हो जाएगा? 1/6 times Q by epsilon 0, है कि नहीं? तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें? आंसर बन जाएगा Q by 6 epsilon 0। क्या सबको समझ में आया?
ये इसलिए ऐसे हुआ, समझ में आया? क्योंकि सारा तरफ से बराबर निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि each of the following cases the surfaces are conducting in which case maximum charge appears on the outer surface। अब देखो ये कोई कंडक्टिंग हॉलो बॉडी है, कंसीडर हॉलो सरफेसेस। कोई हॉलो सरफेस में अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर कौन से चार्ज इंड्यूस होगा? हॉलो में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो इस केस में भी बाहर पॉजिटिव चार्ज आपको मिलने वाले हैं। पूछा है कौन सा केस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इस केस में कि दूसरे वाला केस में? कौन से केस में आपको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ये पूछा गया है। इन विच केस चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस विल बी मोर। लगे हाथ हम लोग ये भी लास्ट क्लास देखे थे कि इफ क्यू कूलम से निकलता हुआ सारा फ्लक्स कहीं पहुंचता है तो कितना चार्ज इंड्यूस करवाता है? माइनस क्यू। इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टिंग सरफेस तो वहां पर कितना चार्ज इंड्यूस करवाता है? कोई बोलने वाला बोलने वाली? लोपामुद्रा, माइनस क्यू का वैल्यू क्या होता था? माइनस 5ε0 है कि नहीं? अगर हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टिंग सरफेस इट इंड्यूसेस ए चार्ज माइनस क्यू विच इज इक्वल टू माइनस 5ε0। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें, याद नहीं तो दोबारा ये सब चीजों को बताएंगे। समझ में आ गया क्या सबको? यस सर, नो? यस सर। अच्छा, तो यहां से जो क्यू कूलम चार्ज है यहां से अभी फ्लक्स निकलेगा। जब फ्लक्स निकलेगा ऐसे 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 चारों तरफ निकलेगा। कोन के अंदर कितना फ्लक्स घुसेगा? व्हाट फ्लक्स विल बी गोइंग इन? ऑब्वियस है, सिमेट्री से ये लाइन से नीचे जाएगा आधा, ऊपर जाएगा आधा। हाफ द फ्लक्स विल गो अपवर्ड, है कि नहीं? इस केस में फ्लक्स निकलेगा तो चारों तरफ निकलेगा, नहीं तो आप क्या कहोगे? हाफ द फ्लक्स विल गो अपवर्ड, हाफ द फ्लक्स विल गो डाउनवर्ड। इसका केस में जितने फ्लक्स अंदर जा रहा है इस केस में उतने ही फ्लक्स अंदर जा रहा है। तो दोनों केस में बराबर नेगेटिव चार्ज अंदर इंड्यूस होगा, बराबर नेगेटिव चार्ज अंदर इंड्यूस होगा तो बराबर पॉजिटिव चार्ज बाहर इंड्यूस होगा। सो कौन सा केस में आउटर सरफेस में ज्यादा फ्लक्स होगा? सेम इन ईच केस। और कितना होगा? व्हाट इज द चार्ज? What will be the charge induced? ये नो एप्सिलॉन चार्ज पूछा है, इट विल बी 5 एप्सिलॉन। आधा फ्लक्स जा रहा है, पूरा फ्लक्स जाता तो चार्ज इंड्यूस होता माइनस क्यू। अब कितना होगा? यस, क्यू इंड्यूस्ड outer surface on outer surface is equal to q by 2। आउटर सरफेस में आधा चार्ज इंड्यूस होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? पूरा फ्लक्स पहुंचता पूरा चार्ज इंड्यूस होता, आधा फ्लक्स पहुंचा आधा चार्ज इंड्यूस होगा, 1/4 फ्लक्स पहुंचता तो 1/4 चार्ज इंड्यूस होता। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? Yes, sir. समझ में आया? Now let us go to question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये जेई में भी आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंसेस में भी आ चुका है। दिया है कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, वन फेस ओपन, हॉलो कंडक्टिंग बॉक्स है, वन फेस ओपन। थर्ड सॉल्यूशन का ये कोई एक बॉक्स हुआ, हॉलो कंडक्टिंग बॉक्स है, वन फेस ओपन। हॉलो कंडक्टिंग क्यूबिकल बॉक्स लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। हॉलो कंडक्टिंग क्यूबिकल बॉक्स मतलब सारे साइड फेस बराबर है। पूछा है आउटर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा अगर हम कहेंगे कि इस बॉक्स की सेंटर में हम एक चार्ज रखेंगे, इट इज सेंटर ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन ए तो ये बोल रहा है, ऑप्शन बिट नंबर 1 में ये बोल रहा है। तो हमें देखना है कि कितना फ्लक्स पहुंच रहा है। सारा फ्लक्स पहुंचेगा
तो सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन सारा फ्लक्स पहुंचेगा क्या? इसमें से जो फ्लक्स निकलेंगे इधर 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 चारों तरफ तो जाएंगे, कुछ फ्लक्स तो इधर से भाग जाएंगे, दे विल नॉट रीच द बॉक्स, जो इधर जाएंगे वही बॉक्स के पास पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो क्या बता सकते हो इधर से कितना फ्लक्स भाग जाएंगे? 1/4 भाग जाएंगे, क्योंकि क्यूब में 4 सरफेस है। 1/6। प्रीतिश कुमार तो इंजीनियर बनेगा, ठीक है, लेकिन समय थोड़ा लगेगा उसको। क्यूब का 4 सरफेस नहीं होता है मेरे भाई, 6 सरफेस होता है। तो ये एक सरफेस खुला है, इधर से कितना निकल जाएगा? 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का 5/6 will be coming out. Here what is 5? The net flux coming out. Net flux coming out is Q by epsilon 0. ये हो गया 5। उसका 1/6 इधर भाग गया, तो इसका मतलब हुआ अंदर जो वाल है वहां पे कितना फ्लक्स पहुंचेगा? बाकी के फ्लक्स, पूरा फ्लक्स का कुछ इधर से लीक कर गया, बाकी इधर अंदर पहुंचेगा। व्हाट इज द फ्लक्स? तो हम कहेंगे फ्लक्स रीचिंग the surface of cubical box is equal to कितना होगा? पूरा फ्लक्स का 1/6, 5/6, 1/6 क्लिक कर गया है, बाकी 5/6 पार्ट ऑफ Q by epsilon 0। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज Q by epsilon 0। उसका 1/6 निकल गया इधर से, बाकी 5Q/6 एप्सिलॉन ये पहुंच रहा है बॉक्स के पास। नहीं, पूरा फ्लक्स पहुंचता तो अंदर चार्ज होता -Q, ये तो 5/6 पार्ट पहुंचा है। क्या कोई बात बता सकता है अंदर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा अंदर? व्हाट इज द चार्ज हियर? -5Q/6। यस, जो लोग पढ़ के आए हैं देखो फटाफट बता रहे हैं, -5Q/6। तो फिर बाहर कितना चार्ज होगा? बाहर कितना चार्ज हो जाएगा? +5Q/6। ये सो चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड इज इक्वल टू -5Q/6। चार्ज इंड्यूस्ड आउटसाइड will be 5Q/6। बाहर आपको कितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? 5Q/6। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा है इफ इट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द ओपन फेस। ये हो गया, बोल रहा है कि जो क्यूबिकल बॉक्स था, कंडक्टिंग बॉक्स था, जिसका एक फेस ओपन था, उस ओपन फेस की सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बीट नंबर 2 को भी इसी फिगर पे करने की कोशिश करता हूं। अब हमारा चार्ज यहाँ पे नहीं है, सेंटर ऑफ द क्यूब में नहीं है। वेयर इट इज? नाउ इट इज द सेंटर ऑफ द फेस, यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे? फ्लक्स रीचिंग द सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/epsilon 0। तो क्यूबिकल बॉक्स में कितना फ्लक्स पहुंचेगा? तुषारकांत त्रिपाठी, what flux will reach the surface of the cubical block? What is the total flux coming out? Q/epsilon 0। तो ये अंदर वाले सरफेस पे कितना फ्लक्स पहुंचेगा? 1/2। यस, क्योंकि आधा नीचे भाग जाएगा, आधा ऊपर जाएगा। अभी भी ऑप्शन है, यू कैन टेक कॉमर्स, जो लोग सोच नहीं पा रहे हो। तो आधा फ्लक्स नीचे भाग जाएगा, आधा अंदर जाएगा। जो अंदर जाएगा वही कंडक्टिंग क्यूब के पास पहुंचेगा। कितना होगा वो? Q/2 epsilon 0। Q/epsilon तो हो गया सारा फ्लक्स, आधा पहुंच रहा है। सो चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड कितना होगा? पूरा फ्लक्स पहुंचता है -Q/2, और चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द आउटसाइड सरफेस, यस, +Q/2। समझ में आ रहा है क्या? छोटे छोटे चीज तो है। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? कंसीडर द लैबोरेटरी स्टेप्स। 4 स्टेप दिया गया है। स्टेप 1 ए, Q is brought, Q means +Q is brought to P पॉइंट में लाया गया। B क्या है?
Q इज टेकन अवे फ्रॉम P, यहां से निकाल लिया गया। C एक स्टेप है जिसमें लिखा गया है कि स्विच S इज क्लोज्ड। D लिखा है स्विच S इज ओपन। Find charge appearing on outer surface of the hollow conducting sphere। ये hollow conducting sphere है, उसका outer surface पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। बिट 1 में क्या सीक्वेंस था, पहले किए स्टेप A, फिर किए C, फिर किए B, फिर किए D। बिट 2 में क्या था, A, C, D, B। सो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन ये काफी फंडामेंटल को आपको कवर कर लेगा, जिसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड लेवल में। ध्यान रहे, आई एम नॉट गोइंग फॉर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेकिन बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और मेडिकल एंट्रेंस की क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड के होते हैं। ठीक है, तो फिर देखना है सॉल्यूशन। हाँ, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर लिख दिया है, सॉरी, होलो कंडक्टिंग हेमिस्फीयर। ठीक है, होलो कंडक्टिंग हेमिस्फीयर आफ्टर दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आप लोग ट्राई करिए, मुझे आंसर बताइए। क्वाइट ऑब्वियस है कि द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स ऑल द आइडियाज रिलेटेड टू योर क्या कहते हैं आपका इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड ऑल फंडामेंटल्स, कनेक्शन टू ग्राउंड एंड ऑल दैट। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में मैं ऐसे करने वाला हूं, बिट 1 का सॉल्यूशन। आई वांट टू डू इट थ्रू फिगर। स्टेप ए, चार्ज इज ब्रॉट टू Q, मतलब क्या हो गया, ये था होलो स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के पास लाके उसका सेंटर पे Q चार्ज रखे, ये हो गया स्टेप ए। ठीक है, स्टेप ए में क्या हुआ, जैसे जैसे रखे क्या इफेक्ट दिखेगा हमें, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होने लगेंगे, है ना, कितना -Q/2, बाहर पॉजिटिव चार्जेस होने लगेंगे, कितना +Q/2। ठीक है, ये हमें समझ में आया। देन कम्स बिट C। C में क्या हुआ, C में क्या हुआ, स्विच S इज क्लोज्ड। यहां पर क्या था, स्विच वाज ओपन। जैसे स्विच को हम क्लोज कर देंगे, बिट C के केस में देखो क्या हो रहा है, ये हो गया आपका होलो हेमिस्फीयर, जिसके आप सामने Q कूलम चार्ज रखे हो, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज तो बन चुका है, लेकिन जैसे आप स्विच को क्लोज किए तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया कौन सा स्टेप, ये ए था, ये हो गया C, फिर क्या B। B में क्या है, Q इज टेकन अवे। नाउ सिर्फ इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, Q को भगा लिए, Q को भगा लिए, तो ये जो चार्ज अभी भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, अभी भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन क्या होगा, जैसे Q का भगा लोगे, अब Q नहीं है, ऑल दिस नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो टू ग्राउंड। सो व्हाट इज द चार्ज हियर, 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ग्राउंड कनेक्शन, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा स्टेप हुआ, A-C-B, ये हो गया स्टेप B। फिर D स्टेप में क्या हुआ, अब और रखा क्या है, कुछ करने के लायक तो बचा ही नहीं है। आप क्या किए, स्विच को अभी खोल दिए, तो व्हेन यू ओपन द स्विच, हाउ डज इट मैटर, स्विच खुल गया, लेकिन क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो हाल था वही रहेगा। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज 0, है ना। ठीक, बिट नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखो, इट इन्वॉल्व्स मेनी फंडामेंटल्स, A, C, D, B। A और C तो हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी A और C है। उसके बाद A और C हो चुका है, यहां से लाएंगे स्टेप D। स्टेप D में क्या हुआ है, स्टेप D में स्विच S इज ओपन, स्विच S इज ओपन मतलब स्टेप D को ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग A और C कर चुके हैं, D में क्या हुआ, D में हुआ यूं कि यहाँ पर आपका अब भी Q कूलम चार्ज बरकरार है, इधर है -Q/2,
और ये क्लोज हो गया था, बाहर का चार्ज गायब हो गया था। अब स्टेप डी है, डी में आप इसको खोल दिए, नाउ इट इज ओपन। तो ठीक है, ये अंदर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव रह गया। ये हो गया डी। ए सी के बाद ए में ये हुआ, सी में ये हुआ, डी में ये हुआ। उसके बाद जाएंगे बी में, क्या करेंगे बी में? चार्ज क्यू इज रिमूव्ड। व्हेन यू रिमूव चार्ज क्यू, नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज ए कंडक्टर। एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कौन सा सरफेस? आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये हॉलो है, अगर ये क्लोज होता तो बाहर वाला सरफेस को आउटर सरफेस कहते, लेकिन ये तो दोनों बाहर की तरफ है, ये सरफेस भी बाहर की तरफ है, कनकेव, ये कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, दोनों ही तो बाहर की तरफ है। नाउ क्यू कूलम चार्ज भाग चुका है, स्विच आपका खुला पड़ गया है, लेकिन जो अंदर माइनस क्यू चार्ज था वो कहां जाएगा? इट कैन नॉट गो टू ग्राउंड बिकॉज स्विच इज ऑलरेडी ओपन। अब वो जो माइनस क्यू बाई 2 था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर और अंदर, माइनस क्यू बाई 4 minus q by 4. So the charge on the outer surface will be minus q by 4, क्योंकि दोनों सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ए थीन सरफेस ऑफ द थीन, यहाँ पर थीन लिख देता हूं ताकि मैं अस्यूम करूंगा कि दोनों सरफेस एरिया बराबर है। यहाँ पर मैं थीन लिख दिया, थीन होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप कहोगे ये थीन होने के कारण बाहर वाला एरिया जितना होगा अंदर वाला एरिया उतना ही होगा। ठीक हो जाता, मोटा हो जाता तो अंदर का एरिया कम हो जाता। अब तो दोनों एरिया बराबर है। चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द सरफेसेस एंड यू विल फाइंड माइनस क्यू बाई 4 इनसाइड, माइनस क्यू बाई 4 आउटसाइड, क्योंकि माइनस क्यू बाई 2 चार्ज था। सो व्हाट विल फाइनली ऑब्जर्व? यू विल फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। फाइनल चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज माइनस क्यू बाई 4। ठीक है, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं या ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. यस यस यस। A charge q was kept at center of an imaginary cylinder। कोई इमेजिनरी सिलेंडर का सेंटर में चार्ज क्यू को रखा गया। The flux coming out of a one flat surface is phi। Find flux coming out of, इसको phi 0 बोलते हैं। Find flux coming out of the curved surface area of cylinder। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल के बाहर आ रहा है, जेई का क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सिंपल है, बोर्ड में आ सकता है, एकदम दिमाग लगाने वाली चीज इसमें है नहीं। अगर आप फिगर बना दोगे तो आंसर बना दोगे। फिगर बन गया, आंसर बन गया। कोई एक सिलेंडर था, इमेजिनरी सिलेंडर, ऐसा एक सिलेंडर की सेंटर में क्यू चार्ज रखे हैं। ऑब्वियसली यहां से फ्लक्स तो चारों तरफ निकल रहा होगा। बोल रहा है कि इधर से निकल रहा है कितना फ्लक्स? एक सरफेस से निकल रहा है phi 0। तो बताओ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? व्हाट फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम दी कर्व सरफेस, ऐसा करके पूछा है। ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? प्रीतिश, सिलेंडर का कितना ठो कर्व सरफेस होता है? एक ही कर्व सरफेस होता है। तो ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? कितना फ्लक्स निकल रहा है कर्व सरफेस से?
Sir, Q by epsilon naught minus 2 phi. यस यस यस, ये निनाद बंडा बताया, देखो कितना मस्त सिमेट्री कह रहा है कि अगर इधर से फाई जीरो निकलेगा और ये सेंटर पे है तो इधर से कितना निकलेगा भाई, इधर से कितना निकलेगा, वही फाई जीरो। अच्छा, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ Q, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ Q, Q by एप्सिलॉन जीरो। इधर से कुछ निकल गया, बाकी इधर से निकल रहा होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे नेट फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स माइनस टोटल फ्लक्स Q by एप्सिलॉन जीरो। Q कूलम चार्ज से फ्लक्स निकलता है, Q by एप्सिलॉन जीरो, ये हम लोग पहले से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में सब के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किए हैं। और उसमें से फाई जीरो इधर गया, फाई जीरो इधर गया, बाकी इधर से गया, सो इट इज 2 फाई जीरो। कितना सिंपल है, यस यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a charge Q was kept at one corner of an imaginary cube, imaginary cube. Find flux coming out of, flux coming out of each of the surfaces of cube which are not in contact with the charge। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो तो आंसर बनेगा each of those surfaces which are not in contact with the charge। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, कोशिश करो, थोड़ा सा इमेजिन करना है, ठीक है। जैसे आप में से कुछ लोग बताए Q by 24 एप्सिलॉन इज करेक्ट, मतलब कुछ हिडन ट्रेजर्स तो है। सोचो, पहले सोचो कि एक क्यूब है, दिस इज व्हाट इज ए क्यूब। अब ये क्यूब का एक कॉर्नर में एक चार्ज रखे, इस कॉर्नर में चार्ज रखे हैं, तो क्यूब का कितना तो सरफेस इस कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में नहीं है? देयर आर 6 सरफेसेस, 3 सरफेस तो कांटेक्ट में है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, सारा इस कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में। बाकी रह गया 3 सरफेस जो कांटेक्ट में नहीं है, 1 2 नीचे वाला 3 सरफेस। अब यहां से जो फ्लक्स घुसेगा अंदर क्यू चार्ज से, वो फ्लक्स ये तीनों सरफेस से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि अगर हम कहेंगे, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक क्यूब है, ये कॉर्नर में कोई चार्ज है, क्यूब के अंदर जो फ्लक्स घुस रहा है वो ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, मतलब जो फ्लक्स क्यूब के अंदर घुसेगा वो नहीं निकलेगा वो सारे सरफेस से। कौन सारे सरफेस से? जो उस कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि वो तो सीधा जाता है कि नहीं? मतलब ये सरफेस है, ये कितना सरफेस कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में है? 3 सरफेसेस। उन 3 सरफेस से कुछ फ्लक्स नहीं निकलेगा। निकलेगा तो कहां से? बाकी 3 सरफेस, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये और एक तो सामने वाला होगा, 3 सरफेस। अच्छा, सपोज हम कहेंगे अंदर घुस रहा है फ्लक्स φ0 और ये तीनों सरफेस जो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है वो तो बराबर स्पेसिंग पे है, तो हर एक में से कितना फ्लक्स निकलेगा? φ0/3, φ0/3 और तीसरे वाले में से φ0/3। अब अगर कितना फ्लक्स घुसेगा हमें पता चल जाएगा तो काम निकल जाएगा। नाउ यू नो इन ए क्वाड्रेटिक प्लेन दिस इज कॉल्ड वन क्वाड्रेंट, है नहीं? और अगर x y z एक्सिस को लेंगे तो वन पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस मिलके क्या बनाते हैं? वन ऑक्टेंट। ऐसे कितना तो स्पेस मिलेगा? 8 स्पेसेस, है कि नहीं? यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितना तो ऑक्टेंट होते हैं? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लेके 8 ऑक्टेंट्स आर देयर।
है कि नहीं, 8 ऑक्टेन्स, मतलब चार्ज को अगर यहाँ पे रखेंगे हर एक ऑक्टेन में बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा। यू थिंक ऑफ दिस पॉइंट एज ओरिजिन, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन जहां पर क्यू चार्ज रखे हो, फ्लक्स चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ मतलब इट इज कवरिंग द एंटायर स्पेस, मतलब हाउ मेनी ऑक्टेन्स इट इज कवरिंग, 8 ऑक्टेन्स। इसमें एक में अवेलेबल है बाकी में अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट फ्लक्स इज एंटरिंग, टोटल फ्लक्स का 1/8 पार्ट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे 1/8 पार्ट ऑफ total flux generated from Q enters the cube. So flux entering the cube is equal to, it is Q by epsilon 0 का 1/8 पार्ट, मतलब Q by 8 epsilon 0। ये फ्लक्स दूसरा है, ये फ्लक्स 3 सरफेस से बराबर निकलेगा, hence flux coming out of 3 surfaces not in contact with charge is equal to Q by 8 epsilon naught. So flux coming out from each surface, flux coming out of each of these surface will be 1/3 of Q by 8 epsilon naught, that is Q by 24 epsilon naught। देखो सुश्रुत पांडा का दिमाग, पांडा वाला फंडा देखो कैसे किया। ठीक है, अभिषेक भी किया, ठीक है ना, इट इज Q by 24 epsilon naught। समझ में आ गया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, इसको अभी हम लोग करेंगे। Consider an imaginary cube of side length A kept in space having 3 consecutive edges, 3 consecutive sides parallel to x, y and z axis। ठीक है, in the space electric field intensity is given by E is equal to alpha x I cap Newton per coulomb। Find total charge inside the cube। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझो। कोई एक क्यूब है, साइड लेंथ a है, उसका 3 कंसेक्यूटिव साइड्स है ना, दे आर पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, क्या अल्फा x I कैप न्यूटन पर कूलम। Find the total charge inside the cube। सॉल्व करने का क्लू क्या हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? सॉल्व करने का क्लू हुआ चार्ज इनसाइड द क्यूब
यूजिंग गॉस लॉ हमें कैसे पता चलेगा? गॉस लॉ में चार्ज इनसाइड द क्यूब को लेके क्या फॉर्मूला था? नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अगर हमें किसी तरह से नेट फ्लक्स निकल जाएगा तो हमें चार्ज मिल जाएगा, है कि नहीं? नेट फ्लक्स निकालना है, डाटा क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड से नेट फ्लक्स निकालने की कोई रिलेशन जानते हैं? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड phi? Phi is equal to E by area. E is equal to phi by normal area. E into area हो गया। हाँ, तो अगर ये क्यूब का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू दिस एरिया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू दिस एरिया कर देंगे, हर सरफेस से हमें फ्लक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Once you get the total flux coming out of this cube, you can find out the total charge inside the cube. ठीक है? तो यही चीज को करने के लिए थोड़ा मैं एक दूसरा छोटा सा फिगर बना रहा हूं so that I can take help of yours. ये हुआ कोई एक क्यूब, मैं क्यूब को नाम देने वाला, कहां पर रखा है कोई जानकारी नहीं है, और मान लो कि ये क्यूब है ऐसे, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब। क्यूब का सारा सरफेस को मैं नाम भी देना चाहता हूं, A, B, C, D, E, F, G, H, सारा सरफेस को, सारा कॉर्नर को नाम भी दे दिया। हाउ इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अल्फा एक्स आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना? अल्फा एक्स आई कैप। अच्छा, ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है। क्या बता सकते हो ये क्यूब का किसी एक सरफेस में फ्लक्स घुसेगा, किसी एक पे सरफेस में फ्लक्स निकलेगा? कौन सा सरफेस में फ्लक्स घुसने वाला है? नेम दी सरफेस। कौन सा सरफेस में फ्लक्स घुसेगा? ABGH। कौन सा सरफेस से फ्लक्स निकलेगा? CDEF, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना। व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट टू EFGH? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू दैट सरफेस। हम तो जानते हैं फ्लक्स कमिंग आउट इज गिवन बाय E डॉट ds, और डॉट करें तो यहाँ पर जो एरिया है उसका डायरेक्शन तो E के साथ परपेंडिकुलर है, और E इज पैरेलल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? EFGH। तो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट? अगर ये बोर्ड है, बोर्ड को पैरेलल होकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर क्या फ्लक्स जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, here E is normal to the surface ABGH and कौन सा सरफेस? CDEF। अब ये ABGH सरफेस क्यूब कहाँ है? कोई जानकारी तो दिया नहीं है, दिया कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं ना कहीं होगा। लेट x, अच्छा मैं क्यूब का साइड लेंथ a दिया था क्वेश्चन में, साइड लेंथ a, यहां पर abc दिया हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, साइड लेंथ को l कर देता हूं, ठीक है? लेट 8a x इज इक्वल टू कोई वैल्यू होगा से x1, 8b x इज इक्वल टू x2। अब ये क्यूब है, ऐसा आप ले लोगे तो यहाँ पर x का कुछ वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर कुछ दूसरा निकलेगा, b मतलब d, एट d x इज इक्वल टू x2, ठीक है? E on the surface, E at the surface, कौन सा सरफेस? ABGH इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर E का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? x1, तो लिखेंगे अल्फा x1, है कि नहीं? क्योंकि E वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो x का वैल्यू बढ़ रहा है, E का वैल्यू बढ़ रहा है। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं कि ऊपर से जा रहा है? ठीक से समझा। हाँ, तो ABGH सरफेस पे E का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज अल्फा
x1 क्योंकि x का वैल्यू x1 है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा x1 E at the surface CDEF। कोई बताएगा क्या वैल्यू ऑफ E? क्योंकि ये सरफेस पे x का वैल्यू कितना है x2, सो इट इज अल्फा x2, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। फाई इन एट ABGH कितना फ्लक्स घुस रहा है, फाई इन, दिस इज फाई आउट। ध्यान से देखना, सारा कंसेप्ट काम में आ रहा है। फाई इन कितना फ्लक्स घुसेगा, E इंटू एरिया, इट इज E इंटू नॉर्मल एरिया। व्हाट इज द E वैल्यू देयर, इट इज अल्फा x1 इंटू नॉर्मल एरिया कितना है, एरिया ऑफ द साइड। ये साइड का एरिया कितना है, क्योंकि साइड लेंथ तो L है, एरिया कितना होगा स्क्वायर अल्फा x1 डॉट L स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. फाई आउट एट कौन सा सरफेस से बाहर निकल रहा है, CDEF इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू नॉर्मल एरिया, लेकिन वहां पे E का वैल्यू तो कुछ दूसरा है, अल्फा x2 इंटू एरिया, एरिया वही है। सो नेट फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड और कमिंग आउट इज इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन, और फाई इन माइनस फाई आउट, और फाई आउट प्लस फाई इन, क्या लिखेंगे, फाई आउट माइनस फाई इन, बाहर जा रहा है अल्फा x2 L स्क्वायर, अंदर जा रहा है अल्फा x1 L स्क्वायर। क्या अल्फा L स्क्वायर को बाहर फेंक सकते हैं? हाँ फेंक सकते हैं, बट कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज x2 माइनस x1? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, x2 माइनस x1 क्या होगा, इट इज इक्वल टू L, इज नॉट इट? तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू अल्फा L स्क्वायर इनटू L। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? x2 माइनस x1 कैसे L हुआ, क्योंकि ये x1 है, इधर से जाओ तो यहां तक x1, यहां तक x2, डिफरेंस इज नथिंग बट द साइड लेंथ L, यही तो साइड लेंथ L है। सो इट इज अल्फा L स्क्वायर इनटू L, दैट इज अल्फा L क्यूब। अब और क्या रखा है, अब तो काम आसान हो गया। कैसे, नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, है कि नहीं? 10 यहां पे कर रहा हूं क्योंकि जगह का शॉर्टेज हो रहा है, तो हम कहेंगे सो बाय गॉस लॉ नेट फ्लक्स कमिंग आउट अल्फा L क्यूब is equal to Q in by epsilon 0. So what is Q in? What is Q inside the block? It is alpha L cube into epsilon 0. क्या ये चीज सबको हजम हुआ? Yes, sir. सबको हजम हो गया? देख लो, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेहनत करने वालों को बहुत मजा आएगा।